Hello everyone, welcome to my channel CV Nursing Classes. In today's video we are discussing about the remaining portion of Child Health Nursing 2019 question paper. We are discussing about a very important topic for child health nursing, that is a behavior disorder in children. This topic is very important for BSc nursing as well as GNM and students who are preparing for university exam or other nursing related exams. So let's start at the video. Firstly, we are discussing about the behavioral disorder definitions, and then we discuss about the analyze the various behavioral disorder of children and discuss any other disorders in detail. पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद जितने भी टाइप्स के बिहेवियर डिसऑर्डर होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड कोई एक डिसऑर्डर को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर. बिहेवियर इज एनीथिंग दैट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर लर्न ओवर द टाइम थ्रू द एनवायरनमेंट. मीन्स सबसे पहले हमें बिहेवियर डिसऑर्डर को समझने से पहले बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि बिहेवियर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में या जनरल लैंग्वेज में व्यवहार बोलते हैं. कि कोई व्यक्ति किसी भी थिंग्स को, किसी भी सिचुएशंस को लेके अपना कैसा बिहेवियर शो करता है. और हम बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं कि बिहेवियर कैसा है, अच्छा है, बेकार है, रूड है, पोलाइट है, हेल्पफुल है. ये सारे हमारे बिहेवियर के पार्ट आते हैं. तो बिहेवियर क्या होता है, ये टाइम के साथ साथ सीख भी सकता है और जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है उसमें एडजस्ट करने के लिए इंसान को अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस करने होते हैं. अब आइए समझते हैं बिहेवियर डिसऑर्डर के बारे में. बिहेवियर डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ बिहेवियर दैट इज नोटिसेबली डिफरेंट फ्रॉम that expected in school or community. Hereditary, environmental, learning condition and positive reinforcement are the common factor those affect behavior in childhood या children's. तो बिहेवियर डिसऑर्डर क्या होता है. बिहेवियर डिसऑर्डर मतलब किसी भी चिल्ड्रंस के व्यवहार में कोई भी प्रॉब्लम्स होना, जिससे कि बच्चे उनकी एज के अकॉर्डिंग जो व्यवहार जो होता है बेबी का, जो चिल्ड्रंस का बिहेवियर होता है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं होता है. और जो सोशल रूल्स बने होते हैं, जो सामाजिक नियम बने होते हैं, जो लोगों की किसी भी व्यक्ति से बिहेवियर की अपेक्षा होती है कि इंसान का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो सूटेबल नहीं होता है और कहीं ना कहीं पढ़ाई, परिवार या समाज को परेशानी देता है. तो उसे हम बिहेवियर डिसऑर्डर कहते हैं. डेफिनेशन देखते हैं बिहेवियर डिसऑर्डर की. Behavior disorder in children refers to a pattern of abnormal behavior that is persistent and negatively affect the child academic, social and emotional functioning. सेम वही है, बिहेवियर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो एक बेबी को परसिस्टेंटली और नेगेटिवली अफेक्ट करता है, उसकी पढ़ाई को, उसका सोशल स्टेटस को और इमोशनली वो कैसे वह फंक्शन कर रहा है उसको भी बिहेवियर डिसऑर्डर में चिल्ड्रन डिस्टर्ब होता रहता है. Now we are discussing about the types of behavioral disorder in children's. सबसे पहले हमें टाइप्स इनलिस्ट करने का बोला गया है. तो बिहेवियर डिसऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं. बिहेवियर डिसऑर्डर 4 टाइप्स के होते हैं. इन्फेंसी और टोडलर, जो बेबी टोडलर होते हैं, इन्फेंस होते हैं, उनमें जो बिहेवियर, उनके जो व्यवहार में प्रॉब्लम्स होती है उसको डिस्कस करेंगे. देन प्री स्कूलर, मतलब स्कूल के पहले वाली जो एज होती है उसे प्री स्कूलर बोला जाता है. एंड स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस होता है स्कूलर बिहेवियरल डिसऑर्डर बोलते हैं. एडोलेसेंस मतलब जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 12 से 18 साल के बीच में होते हैं, उन्हें एडोलेसेंस बोलते हैं. और उनमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके जो बिहेवियर में प्रॉब्लम्स होती है उनको डिस्कस करेंगे. वन बाय वन हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. इसमें जो एनालिस्ट किए गए हैं, सबसे पहला है रिपीटेटिव बिहेवियर. रिपीटेटिव बिहेवियर क्या होगा, कोई भी व्यवहार को, कोई भी बिहेवियर को बार बार दोहराना. इसमें पहला पॉइंट है बॉडी रॉकिंग. बॉडी रॉकिंग क्या होता है, जब कोई भी बच्चा अपनी बॉडी को एकदम रिजिड या कड़क बना के उसको आगे पीछे हिलाना शुरू कर देता है तो उसे बॉडी रॉकिंग कहते हैं. व्हाट इज़ हेड बैंगिंग. हेड बैंगिंग होता है सिर को पटकना. गुस्से में या ज़िद में या कोई और भी बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है पर बेबी उसको करना शो कर देता है, जैसे अपने सिर को पटकना शुरू कर देता है किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए या कोई भी चीज़ पाने के लिए, घर वालों के सामने एकदम टेम्पर टेंट्रम जैसा दिखाता है. ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स क्या होता है. ब्रीथ होल्डिंग मतलब
बेबी गुस्से या डर के कारण अपनी सांस रोक लेता है बहुत टाइम तक, उसके बाद वो सांस छोड़ता है, और ऐसा बार बार बेबी अगर रिपीटेटिव मैनर में करने लगता है तो वो डिसऑर्डर में आता है। थंब सकिंग होता है जब बेबी कोई टेंशन में या ऐसे ही नॉर्मली भी सेटिस्फेक्शन के लिए अपना थम्स को सक करने लगता है तो उसे थंब सकिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। नेल बाइटिंग में बेबी अगर स्ट्रेस या किसी हैबिट्स के चलते अपने नाखून को चबाना शुरू कर देता है तो उसे नेल बाइटिंग कहते हैं। एंड इवनिंग कोलिक, इवनिंग मतलब जो इवनिंग के समय पे बेबी बिना किसी कारण से रोना शुरू कर देता है ज़ोर ज़ोर से, उसे इवनिंग कोलिक कहते हैं। एंड स्ट्रेंजर एनजाइटी, स्ट्रेंजर एनजाइटी मतलब जो अजनबी को देख के बेबी को डरना शुरू करता है या रोना शुरू कर देता है या किसी भी व्यक्ति के पास नहीं चाहता है, उसे स्ट्रेंजर एनजाइटी कहते हैं। टेम्पर टेंट्रम, टेम्पर टेंट्रम मतलब छोटी छोटी बातों पर रोना, चिल्लाना, ज़मीन पे लेट जाना, नखरे दिखाना या सिर फोड़ना, ये सारी चीज़ें टेम्पर टेंट्रम में आती है। अब हम डिस्कस करेंगे प्री स्कूलर का। प्री स्कूलर में क्या होगा, सबसे पहले होगा स्टटरिंग। स्टटरिंग में क्या है हमारा, जैसे बेबी बोलते समय कुछ कुछ समय पर अटक जाता है, जिसको हम हकलाना बोलते हैं, मतलब उसको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो प्री स्कूलर का बिहेवियरल डिसऑर्डर में आता है। पाइका, पाइका एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो बेबी अनईटेबल चीज़ें होती है जिनको खाया नहीं जा सकता उनको खाना शुरू कर देता है, जैसे चौक, मिट्टी, कागज़ जैसी कोई भी चीज़ें खाना शुरू करता है। टिक डिसऑर्डर में क्या होगा, टिक डिसऑर्डर एक इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट होगा जिसमें बेबी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को इनवॉलेंट्री मूवमेंट करेगा, जैसे बार बार पलक झपकाना, कंधे हिलाना या हैंड्स का मूवमेंट, जिस पे उसका इनवॉलेंट्री कंट्रोल रहेगा। वो नॉर्मली भी बात करता रहेगा पर उसके वो मूवमेंट्स चलते रहेंगे। एन्यूरेसिस क्या होता है, एन्यूरेसिस मतलब बेबी अनइंटेंशनली और इंटेंशनली कंट्रोल के साथ भी कपड़ों में वॉशरूम पास कर देता है, तो जो यूरिन रहता है उसको पास कर देता है, जैसे बिस्तर पे बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना। जब तक बेबी को सिखाया नहीं जाती, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तब तक अगर बेबी यूरिन पास करता है तो उसे बिहेवियरल डिसऑर्डर में नहीं मानेंगे। लेकिन अगर बेबी बड़ा हो गया है, प्री स्कूलर एज में आ गया है और बार बार फिर भी वॉशरूम या यूरिन पास कर रहा है कपड़ों में, बिस्तर पे या कहीं भी जहाँ यूरिन पास नहीं करना चाहिए, तो उसे एन्यूरेसिस में बिहेवियरल डिसऑर्डर में कंसीडर करते हैं। एनकोप्रेसिस में क्या होगा, एनकोप्रेसिस में बेबी टॉयलेट करेगा, मतलब जो फीसेस होंगे वो कपड़ों में या कहीं भी जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ पे पास कर देगा, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस में क्या होगा, बेबी जब सोएगा तो जो बच्चा सोता है तो उसको शायद सपनों के कारण या नींद किसी भी डर स्ट्रेस के कारण नींद में दिक्कत होगी या सो नहीं पाएगा, तो उसे स्लीप डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। मास्टरबेशन इसमें बेबी अपनी बॉडी को जानने की कोशिश में एक मूवमेंट करना शुरू कर देता है, अपने शरीर के प्रति जिज्ञासा के कारण होता है ये। एंड अब हम देखेंगे स्कूलर। स्कूलर में जो बिहेवियरल डिसऑर्डर होते हैं, सबसे पहला है एंकोप्रेसिस। ये भी सेम होता है, जब बेबी स्कूल एज में चला जाता है तब उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, तब वो सीख जाता है अच्छे से कि कब किस टाइम पे वॉशरूम जाना है, कहाँ कैसे टॉयलेट यूज़ करना है, सब चीज़ें सिखा दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर बेबी जो अपने फीसेस होते हैं वो वॉलेंट्री पास कर देते हैं कपड़ों में या कहीं भी, तो उसे एंकोप्रेसिस कहते हैं। और ये स्कूलर में भी होता है। एन्यूरेसिस यूरिन पास कर देता है स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस होता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस मतलब सोने के टाइम पे डिस्टर्बेंसेस होता है बेबी को या चिल्ड्रंस को। स्कूल फोबिया मतलब अननेसेसरी, बच्चा नेसेसरी भी हो सकता है, बच्चा स्कूल जाने से डरता है। अगर स्कूल में कोई ऐसी कंडीशन हो जो बेबी को डरा रही है या वहाँ के एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसे स्कूल फोबिया होने लगता है और वो स्कूल जाने में टेम्पर टेंट्रम शो करने लगता है या बहुत ज़्यादा रोने लगता है। माल एडजस्टमेंट मतलब बेबी अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, स्कूल में, नेबरहुड में या दूसरे बच्चों के साथ एडजस्टमेंट नहीं दिखा पाता है, तालमेल नहीं बिठा पाता है, तो उसको माल एडजस्टमेंट कहते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर में बेबी इंटेंशनली झगड़ा, मारपीट करना शुरू कर देता है, रूल्स ब्रेक करता है, जो उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है वो सारी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है और वॉयलेंस की तरफ बढ़ने लगता है, उसे कंडक्ट डिसऑर्डर में हम कंसीडर करते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस ये सेम होता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस में बेबी सो नहीं पाता है, डिस्टर्ब होता है। डेफिशिएंट डिसऑर्डर में जानबूझ करके बात नहीं मानता है कोई भी, जैसे बेबी को बता दिया गया है कि ये चीज़ें करना गलत है, फिर भी बेबी नहीं मानता है, बार बार वो एक्शंस करता है। अब हम डिस्कस करेंगे एडोलेसेंस की।
बिहेवियरल डिसऑर्डर के बारे में। एडोलेसेंस के बिहेवियर डिसऑर्डर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब जो खाने से रिलेटेड जो बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं उन्हें। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमा नर्वोसा। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उसमें जो एडोलेसेंस गर्ल्स होती है, मोस्टली गर्ल्स में दिखाई देता है, उसमें अपने बॉडी इमेज को लेके बहुत कंसर्निंग होती है। जो बहुत कम खाना खाती है, अगर कुछ खा भी लिया है उन्होंने गलती से ज़्यादा, तो वो वॉमिटिंग के थ्रू उस खाने को वापस निकालने की कोशिश करती है। अपनी बॉडी इमेज डिस्टर्ब ना हो, वो स्लिम बनी रहे इसलिए। बुलिमा नर्वोसा होता है जिसमें जो चिल्ड्रन होता है वो एक्सेसिव फूड कंज्यूम कर लेता है। अगर बेबी ने खा भी रखा है और पेट फुल है, उसके बाद भी अगर उनको खाना ऑफ़र किया जाता है तो वो बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं और खा भी लेते हैं उस खाने को, और बहुत एक्सेसिव ईटिंग करते हैं। इसे बुलिमा नर्वोसा कहा जाता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में जो चिल्ड्रंस होते हैं, एडोलेसेंस होते हैं, 12 से 18 साल के बच्चे, वो क्राइम की ओर बढ़ने लगते हैं या कम एज में क्राइम करना शुरू कर देते हैं, उसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में कंसिडर किया जाता है। कंडक्ट डिसऑर्डर होता है जब एडोलेसेंस चिल्ड्रंस होते हैं, वो गंभीर नियम जो सोशल रूल्स बने होते हैं जिनको नहीं तोड़ा जा सकता है उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, या जो बड़े लोग होते हैं उनसे मारपीट करते हैं, या रूल्स का कंटिन्यूअसली उल्लंघन करते रहते हैं, समाज में एक वायलेंस क्रिएट करते हैं, उसे कंडक्ट डिसऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर में जो बड़े लोग होते हैं उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं और उन पर गुस्सा दिखाना शुरू कर देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक बिहेवियर डिसऑर्डर को ब्रीफ में। तो हम कौन सा डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, हम कंडक्ट डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज़ कंडक्ट डिसऑर्डर? कंडक्ट डिसऑर्डर हमने आगे देखा है कि जिसमें जो चिल्ड्रन होता है वो रूल ब्रेक करता है। ये स्कूलर और एडोलेसेंस दोनों में होता है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कंडक्ट डिसऑर्डर इज़ अ बिहेवियरल डिसऑर्डर एंड इमोशनल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस कैरेक्टराइज बाय द persistent पैटर्न ऑफ वायलेटिंग रूल्स, नॉर्म्स एंड बेसिक राइट्स ऑफ अदर। इसमें क्या करने लगता है, जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करता है, सोशल रूल्स को ब्रेक करता है, सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करता है, और जो लोगों के दूसरों के बेसिक राइट्स होते हैं उनको भी परेशान करना शुरू कर देते हैं। अब इसके क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे कंडक्ट डिसऑर्डर को पहचाना जाएगा कि चिल्ड्रन में कंडक्ट डिसऑर्डर है। सबसे पहले हम देखेंगे चिल्ड्रंस विथ कंडक्ट डिसऑर्डर में शो अग्रेशन टूवर्ड पीपल और एनिमल। जिन बच्चों को कंडक्ट डिसऑर्डर होगा वो अग्रेशन दिखाएंगे लोगों के लिए भी, और एज वेल एज जो एनिमल होंगे उनको बुली करेंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्रुएल्टी दिखाएंगे, और यहाँ तक कि वेपन यूज़ करने पे भी आ जाएंगे। कोई पत्थर का इस्तेमाल करेंगे, पत्थर से एनिमल्स को मारेंगे, या किसी को भी पीसफुली देखना पसंद नहीं करेंगे। सेकेंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अपने आसपास या अपनी फैमिली नेबरहुड जहाँ भी उन्हें पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी दिखेगी उसका डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे। कभी कभी बेबी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, घर की चीज़ों में आग लगाना शुरू कर देता है या वेंडलाइज करना शुरू कर देता है। जो चिल्ड्रन से वो चोरी करना शुरू कर देता है, अननेसेसरी के झूठ बोलता है, चीज़ें उठा लेता है, और जो घर की चीज़ें होती हैं, स्कूल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, उन्हें ख़राब करने की कोशिश कर। अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। सबसे पहला कॉजेज़ है फैमिली प्रॉब्लम, नेग्लेक्टेड, अब्यूज़, पुअर सुपरविजन। मतलब कोई भी फैमिली प्रॉब्लम होगी या बेबी को नेग्लेक्ट किया जाएगा, बेबी को या चिल्ड्रन को कोई भी अब्यूज़ करेगा, फिज़िकली या इमोशनली अब्यूज़ हुआ होगा, या पुअर सुपरविजन होगा, तो बेबी में सिम्टम्स आ सकते हैं। इनकंसिस्टेंस ऑफ हार्श पेरेंटिंग प्रैक्टिस विथ हार्श डिसिप्लिन्स, मतलब बार बार जो रूड और हार्श पेरेंटिंग होती है और हार्श डिसिप्लिन्स होता है उसके कारण भी कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। पीयर इन्फ्लुएंस होगा, जो आसपास के ग्रुप हो गए उससे इन्फ्लुएंस होगा। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा, मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी पुअर होगा। जेनेटिक एंड न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। एक एक्सपोजर टू वायलेंस और सब्सटेंस अब्यूज़ एट होम, मतलब घर में पहले कोई ये सारी एक्टिविटी कर रहा होगा, उससे एक्सपोजर होगा तो बच्चा भी वैसा बनता जाएगा। हिस्ट्री ऑफ मैटरनल स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब माँ में अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री रही है तो भी चाइल्डहुड में या बेबी में कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ के कारण हो सकता है।
अगर फैमिली बहुत बड़ी है, लार्ज साइज़ की फैमिली होगी तो भी बेबी में कंडक्ट डिसऑर्डर के कोज हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट चेंज इन केयर गिवर, मतलब बार बार जो केयर गिवर होती है उसका चेंज करना कंडक्ट डिसऑर्डर को कोज हो सकता है। अब हम देखेंगे डायग्नोस कैसे करना है कि बच्चे में कंडक्ट डिसऑर्डर है। सबसे पहले बेस्ड ऑन DSM-5 क्राइटेरिया, ये मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने की एक बुक होती है, क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उस बच्चा जो रहेगा उसको क्लासीफाई करेंगे कि इसे कंडक्ट डिसऑर्डर है या नहीं है। बिहेवियर लास्टिंग एटलीस्ट 12 मंथ, जो परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बिहेवियर होगा, रिपीटेटिव बिहेवियर होगा, वो कम से कम 12 महीनों तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओकेशनली करा फिर किसी और ओकेशन पे कर दिया है, बेबी किसी पर्टिकुलर फैक्टर्स को देख के ही ऐसा एक्ट कर रहा है तो उसे नहीं इंक्लूड किया जाएगा। देखा जाएगा कि बच्चे में 12 महीने तक या 1 साल तक वो सिम्टम्स है या नहीं। असेस थ्रू पेरेंट टीचर सपोर्ट, मतलब कंडक्ट डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए पेरेंट्स टीचर सपोर्ट भी देखेंगे कि बच्चे के माँ बाप उस चीज़ के बारे में क्या बता रहे हैं और जो टीचर्स है उनका क्या कहना है, कैसा बिहेवियर है बच्चे का, उससे डायग्नोस करेंगे। और जो चाइल्ड की बिहेवियर या व्यवहार की हिस्ट्री देखेंगे हम। एंड साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन करेंगे। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। बिहेवियर थेरेपी देंगे, साइकोथेरेपी देंगे, ये मेंटल थेरेपी के पार्ट होते हैं। जो साइकोलॉजिकल इल जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें बिहेवियर थेरेपी और साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है। पेरेंट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सोशल कॉग्निटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग देंगे। जो पेरेंट्स होंगे उनको मैनेज करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रंस को थेरेपी देना उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना कि पेरेंट्स को देना इफेक्टिव होता है। सोशल थेरेपी, कॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग देंगे। स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन करेंगे कि स्कूल में अगर बच्चा ऐसा बिहेवियर शो करता है तो जो टीचर हैं, जो अदर उसके केयर टेकर्स है, वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। इंडिविजुअल एंड फैमिली काउंसलिंग करेंगे, बच्चे की भी काउंसलिंग करेंगे और उसकी फैमिली की भी काउंसलिंग करेंगे। और अगर नीड हुई तो मेडिकेशन देंगे, अगर एसोसिएटेड कंडीशन होगी, जो बच्चा है वो ओवर कंट्रोल हो गया है या आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो उसमें मेडिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। अब कंडक्ट डिसऑर्डर में जो नर्स का क्या रोल होता है या हेल्थ केयर वर्कर्स का क्या रोल होता है वो देखेंगे हम। सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हाँ बच्चे में इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं जो अनयूजुअल है, जो नहीं होने चाहिए, बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग नहीं है। काउंसलिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे कि बेबी या बच्चे में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है, उसे स्टार्टिंग में देखा जाए, पहचाना जाए और उसके बिहेवियर में सुधार लाने की कोशिश की जाए। मॉनिटरिंग बिहेवियर, उसका बिहेवियर को मॉनिटर करेंगे कि कब कैसा क्या बिहेवियर शो कर रहा है, कब कब वो वायलेंस दिखाता है। एंड अगर नीड हुई तो रेफरल टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रेफरल करेंगे। लास्ट, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे चिल्ड्रंस को भी एंड एज वेल एज फैमिली को भी, जिससे क्या होगा, बिहेवियर डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर में इंप्रूवमेंट दिखेगा। Thank you for watching the video. If you like the video, do subscribe my channel and like, share and comment. Thank you.